Good afternoon, everyone. So we will be starting off with the next chapter number 4, that is moving charges and magnetism. In this unit, we will discuss about the magnetic effects of current. Now, what do you mean by the effects of current? Before that, let us start off with this moving charges. तो मूविंग चार्जेस को हम लोग पहचानते हैं. मूविंग चार्जेस को हम लोग किस वे में जानते हैं? तो वी नो इट एज अ करंट. वी नो वेन एवर द चार्जेस मूव देयर विल बी अ करंट. So when charges move, there will be a current, and current shows various effects. That is known as the effects of current. So basically there are 3 effects of current. The very first one, which we have already studied in class 10th, and it is also there in your class 12th in current electricity, but it does not means it is not a very important part of that. That is your heating effects of current. वो जूल्स लॉ वाला जो I स्क्वायर RT होता है, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT होता है. So that is your very first effect of current, that is heating effects of current. Then is your magnetic effects of current, that is and the third one is your chemical effects of current. तो magnetic effects of current ये भी हम लोग 10th में कुछ पढ़ाई इसके बारे में कर चुके हैं, और उसी चीज़ को अभी हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली. एंड द लास्ट इज योर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, दैट वी बेसिकली स्टडी इन द केमिस्ट्री. नाउ व्हाट एक्चुअली इज नोन एज द इफेक्ट्स ऑफ करंट. जैसे कि करंट के वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट. तो इन द सेम वे करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है. ये हम लोग काम भर की जानकारी हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं. वैसे हम लोग एक बार और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे. तो दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, एंड करंट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द केमिकल चेंजेस, सो दैट विल बी योर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट. तो ये बेसिकली 3 चीज़ें जिसमें अभी हम लोगों को पढ़ना है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. लेट अस नो द इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले तो ये जानें कि हम मैग्नेट बोलते हैं, उसका नाम मैग्नेट पड़ा क्यों. मीन्स जब हम लोग मैग्नेट जो वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आखिर कोई एक मैग्नेट का नाम आखिर मैग्नेट पड़ा क्यों, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा. तो अर्लियर डेज में जब खुदाई वगैरह होते थे तो उसमें पत्थर निकलते थे, वो आयरन ऑक्साइड, उसे बोलते थे मैग्नेटाइट, है ना. उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी देखा जाता था. अब क्या स्पेशल प्रॉपर्टी उसमें देखा जाता था कि सपोज दैट दिस इज योर आयरन ऑक्साइड या वही मैग्नेटाइट. अब इसको अगर एक रस्सी के साथ बांध दिया जाए और इसको हिला करके छोड़ दिया जाए, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर रुक जाता था. इसके बजाय कोई दूसरा पत्थर मैं ले लूं, उसको भी मैं अगर यदि छोड़ दूं, हिला करके मैं छोड़ दूं, तो मीन्स रस्सी से लटका करके, स्ट्रिंग से लटका करके, हिला करके मैं छोड़ दूं, तो वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही ले लेता था. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर के वो रुक जाता था. तो उसके पास एक ये स्पेशल प्रॉपर्टी था, डायरेक्शनल वाला प्रॉपर्टी था. तो ये समझ में आया कि इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है. यही नहीं, ये दूसरे मैग्नेटाइट या को अट्रैक्ट भी कर लेता था. यहाँ तक कि आयरन वगैरह को भी ये अट्रैक्ट कर लेते थे. अब जो कहानी शुरू हुई अट्रैक्शन की, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी. क्यों इंटरेस्टिंग थी? तो पहले ये बात सामने आई थी जब हम ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते थे, विच वॉज डिराइव्ड बाय न्यूटन. उन्होंने कहा था कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है.
एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर सकता है, वो भी बिना टच किए। ऐसे फोर्सेस को हम लोग फील्ड फोर्स कहते थे। तब जब आगे देखा गया और आगे देखा गया तो ये पाया गया कि जब चार्ज के सामने अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो क्या हुआ कि यहाँ पर भी एक फोर्स देखा गया। प्लस वाले पे रिपल्सन लगाता था, माइनस वाला माइनस पे रिपल्सन लगाता था, है ना, और प्लस माइनस एक दूसरे पे अट्रैक्शन लगाता था। तो ये भी कुछ फील्ड फोर्सेस की कहानी थी, बिना कुछ टच किए, बिना एक दूसरे को टच किए। तो ये चीज़ देखा गया कि मास जो है ये दूसरे मास पे ही फोर्स लगा रहा है। ऐसा नहीं था कि मास के आगे अगर मैं चार्ज लगा दूं तो वो मास चार्ज पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे वो कहानी नहीं थी तो कि ये सो मास चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। यहाँ पे देखा गया एक मास दूसरे मास पे ही फोर्स लगा सकता है। अभी इस चार्ज के आगे बहुत बड़ा मास में मिला दूं तो भी ऐसो उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे जो मास और मास के बीच में जो फोर्स लगता था वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो Q1 Q2 के बीच में आपस में लग रहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से देखा गया कि मास केवल मास पे ही फोर्स लगा सकता है, जिसको हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ऐसे ही चार्ज मास पे या मास चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता है ना। तो यहाँ पे जब देखा गया इस मैग्नेटाइट वाले केस में कि ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर ही लेता है, पर ऐसा नहीं है कि अब जैसे दो मैग्नेटाइट को मैंने आपस में रखा तो वो आपस में जाके चिपक गए, है ना। तो आप कह सकते थे कि ये मास, दोनों में मास था तो मास आपस में अट्रैक्ट किया और जाकर के चिपक गए। लेकिन आप जानते हो कि मास, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये बहुत वीक फोर्स होता है। तो वहाँ पे वो कंसेप्ट तो हो ही नहीं सकता है कि एक मास, दोनों का मैग्नेटाइट का मास की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा और वो आपस में चिपक गया। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे कुछ तीसरे टाइप का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ तीसरे टाइप का, जो कि ना तो ग्रेविटेशनल है ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये कुछ तीसरे टाइप का फोर्स लग रहा है ना। और वही जब मैग्नेटाइट पिक्चर में आया तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये कोई तीसरे टाइप का फोर्स है। और इसी फोर्स को हम लोग, जो कि ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वाला फोर्स है और ना ही इलेक्ट्रोस्टैट वाला फोर्स है, तो ये कुछ तीसरे तरह का फोर्स है जिसको हम लोगों ने नाम दिया ये मैग्नेटिक फोर्स है ना। और ये मीन्स ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ। जैसे आप बोल सकते हैं कि सर ये चार्ज में मास भी तो है, तो ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होना चाहिए, तो होना चाहिए, पर वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सी व्हाट हैपेंस समटाइम्स आई मिस आउट समथिंग विच आई विल जस्ट टेल यू एज द क्लास विल प्रोसीड, है ना। तो ये कहानी आया कि ना तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तीसरे टाइप का फोर्स है जिसको हम लोग बोला गया कि ये मैग्नेटिक फोर्स है। और हाँ, इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? इसका नाम मैग्नेट पड़ा क्योंकि मैग्नेटाइट जो पत्थर थे उसी के नाम से इसका नाम पड़ा मैग्नेट। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कई सालों तक इसी को पढ़ते रहे हम लोग, पढ़ाई होती रही कि ये कुछ तीसरे टाइप का फोर्स है, ये है ना, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं और ये मैग्नेटाइट की वजह से ऐसा होता है। बट इन द ईयर 1820 एक साइंटिस्ट थे अर्स्टेड, यहाँ पे ओ साइलेंट है, अर्स्टेड, ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये इन्होंने क्या किया कि एक क्लोज सर्किट लिया और यहाँ पे जब सर्किट को क्लोज किया गया और यहाँ पे एक
मैग्नेटिक नीडल ले लिया गया, ये मैग्नेटिक नीडल ले लिया गया और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि करंट को पास करवाया, तो ये देखा गया कि जब भी करंट को पास करते हैं, जैसे इस की को क्लोज करते हैं, तो वी सी दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक निडल। अब ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि हमने क्या बोला कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, जैसे एक मैग्नेटाइट दूसरे मैग्नेटाइट पे फोर्स लगा सकता है। अब ये मैग्नेटिक नीडल तो आप देखे होंगे जिसमें एक नॉर्थ और ये साउथ होता है, ये खुद भी एक मैग्नेट है। अब ये इसके पास जब रखा और करंट को फ्लो कराया तो यहाँ पे देखा गया कि इसमें एक डिफ्लेक्शन मिलता है, तो जाहिर सी बात है ये एक मैग्नेट अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसके वजह से ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे अकर हो रहा है। उसी तरह से अगर हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया तब देखते हैं कि उस वक्त डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे करंट जो मूव कर रहा है इसके वजह से यहाँ पे एक कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म यहाँ पे डेवलप कर रहा होगा, जिसके वजह से ये दूसरा मैग्नेट, ये जो इसको क्या बोलेंगे, ये मैग्नेटिक नीडल ये खुद में भी एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक बात समझ में आया कि करंट कैन प्रोड्यूस और यू कैन से मूविंग चार्जेस कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। और दूसरा क्या देखा गया कि जब हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया तब जो डिफ्लेक्शन इन द दिस मैग्नेटिक नीडल था वो डिफरेंट हो गया। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि इसके पास एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है कि ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, इसके पास अपना एक डायरेक्शन होता है ना, कि सपोज दैट अभी अगर ऐसा हो तो करंट रिवर्स करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही चेंज कर जाए, है ना। तो बेसिकली यहाँ से ये समझ में आया कि करंट कैन प्रोड्यूस, और यू कैन से करंट क्या है, करंट को हम लोग कैसे पहचानते हैं, मूविंग चार्जेस कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। यही इस चैप्टर का स्टार्टिंग या फिर कह सकते हैं सोल है। तो यहाँ से एक चीज और बात क्लियर होकर के आई, असल में मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड। असल में सोर्स है मूविंग चार्जेस, क्योंकि अगर चार्जेस मूव करेंगे तो करंट होगा, और करंट होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को वो प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर हम लोगों ने करंट को यहाँ से फ्लो करवाया तो ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट किया, ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट किया मींस इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड था। अगर मैग्नेटिक फील्ड था इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ है, इस वायर की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे क्या था, तो करंट था, करंट मींस मूविंग चार्जेस। तो यहाँ से सबसे बड़ा चीज हम लोगों को पता चल गया कि मूविंग चार्जेस आर द एक्चुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, है ना, चाहे वो मैग्नेटाइट ही क्यों ना हो, है ना। वहां पर भी ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एक मैग्नेट में क्या हो रहा होता है कि वहां पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है या मैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो जैसे हम एक बार फिर से इसको रिपीट करें तो इससे पहले हम लोग को पता नहीं चल पाया था कि आखिर ये मैग्नेटिज्म आता कहाँ से, ये मूविंग चार्जेस से तो यहाँ से पता चला, इससे पहले हम लोग को पता नहीं था। इससे पहले ये हम मान के चल रहे थे कि यह तीसरी तरह का फोर्स है ना, और आगे ये पता चला कि मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस के वजह से डेवलप हो रहा है। रेस्ट चार्जेस से, रेस्ट अगर यदि चार्जेस अगर यदि रेस्ट पे है तो यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। और यही चार्जेस अगर यदि चलना शुरू कर दे तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के ये आता है कि चार्जेस रेस्ट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस मोशन मीन्स देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब क्या है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग, ये तो थोड़ा सा रहा इंट्रोडक्शन, है ना। अब थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्जेस को ले जाते हैं तो क्या वह फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है।
So now we want to know कि what happen when a moving charges comes into a magnetic field. अभी जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो जिससे ये आपका डिफ्लेक्ट किया. अब मेरा ये कहना है कि अगर यदि एक मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक मूविंग चार्ज को डाल दें, एक मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, अभी मूविंग चार्ज को डाल देंगे तो मूविंग चार्ज भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. अब वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में आने से उस पर भी तो फोर्स लग सकता है. मींस मूविंग चार्जेस की वजह से भी समझ ले कि एक मैग्नेट है और ये पहले से एक मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में आया तो ऑब्वियसली उसमें फोर्स लगेगा. तो ये बात तो तय है. हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे बताना मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या था कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये हम लोग 10th में पढ़े थे, ये था कंसेंट्रिक सर्कल. ये कुछ चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ चुका था कि ये हम लोगों को क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है और जिसका हम लोग कैसे डायरेक्शन निकालते थे, वो राइट हैंड थंब रूल, ये कि थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो जिस तरह से हमारा कर्लिंग ऑफ द पाम हो रहा है, दैट विल बी योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये था हमारा ना. अब जैसा कि हम लोगों ने बोला कि अगर यदि एक मूविंग चार्जेस को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं तो क्या उस पर फोर्स लगता है. तो हाँ भाई, उसमें फोर्स लगता है क्योंकि मूविंग चार्ज एक खुद अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि वो भी एक मैग्नेट बन जाएगा. अब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ऑब्वियसली उसमें फोर्स लगेगा ही लगेगा. तो अब हम लोग को ये जानना है, सो वी वांट टू नो कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मींस कितना फोर्स लगेगा एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो थोड़ा आगे और बढ़ के समझते हैं इसको. जैसे हम लोगों ने क्या किया कि मूविंग चार्ज को हम लोगों ने एक फील्ड में डाला. मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं. वी डिनोट मैग्नेटिक फील्ड एज, वी ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं. और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है, एक मैग्नेट के लिए अगर यदि मैं बात करूं तो ये नॉर्थ टू साउथ होता है इसका डायरेक्शन. और इसका जो एसआई यूनिट जो होते हैं, इसका जो एसआई यूनिट होता है वह होता है टेस्ला. ये होता है टेस्ला. तो क्या है कि सपोज दैट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगता है. तो सपोज दैट एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड है. यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है. सपोज दैट हम लोग कैसे बना दें, चलिए ऐसे बना देते हैं. एक मैग्नेटिक फील्ड है ना. अब यहाँ पे एक मूविंग चार्ज को हम लोगों ने छोड़ा, यहाँ पे छोड़ा विद सर्टेन वेलोसिटी. तो ये क्या करेगा कि एक इस पे एक फोर्स लगेगा. तो और ये क्या करेगा, इसको ऐसे बेंड करा देगा, है ना. अब ये किधर बेंडिंग होगा, क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. बेसिकली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज दैट फोर्स, उस फोर्स का क्या वैल्यू होता है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है. तो जैसे कि हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, एक बेंडिंग कराएगा. अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो हमारा एक मेथड से हम लोगों को पता चलता है, दैट इज नोन एज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना. और क्या होता है बेसिकली ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल राइट नाउ. तो यहाँ पे जो फोर्स जो लगने वाला है इस चार्ज, हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, फोर्स ऑन, हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे हम लोग एक मूविंग चार्ज को सेंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज होगा. ये जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इस पे फोर्स लगेगा. दूसरा क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. जैसे कि अगर हम लोगों को देखा कि एक कमरे में
मान लेते हैं एक कमरे में दो तीन कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है, एक सेम चार्ज को एक कमरे में मैं फेंका तो वो देखा घूमा, दूसरे में क्या हुआ कि अधिक घूमा, तीसरे में नहीं घूमा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना अधिक वो वहाँ पे उसको घुमाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक हो गया कि एक फैक्टर क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या है, थर्ड जो हो गया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी मीन्स अगर यदि देखा गया कि धीरे अगर यदि वेलोसिटी रखे, अगर यदि वेलोसिटी को मैं धीरा लो रखा तो पता चला कि ये यहाँ आ गया, यहाँ आकर के घूम करके यहाँ पे आया। अगर वेलोसिटी मैंने हाई रखा तो ये देखा कि सॉरी उल्टा कर दिया, अगर यदि वेलोसिटी हाई है तो देखा कि वो वेलोसिटी हाई है सपोज दैट, तो हमने देखा वो तुरंत ऐसे आया, ऐसे घूम गया। अगर वेलोसिटी लो है तो हमने देखा कि ये आराम से ऐसे जा रहा है। तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, तभी तो ये ज़्यादा घूम पाया, है ना, तुरंत घूम पाया, और नहीं तो ये आराम से घूम रहा है ना। तो ये एक वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ थोड़ा हम वेलोसिटी को थोड़ा और एक्सीड करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि वेलोसिटी यहाँ जो है ये बेसिकली हमारा कौन सा वेलोसिटी हम लोग के लिए यहाँ पे कंसिडरेबल होता है। तो ये हमेशा वो वेलोसिटी लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो। हम किस वेलोसिटी पर ज़्यादा फोकस्ड हैं यहाँ पे, ये वेलोसिटी है जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है ना। ऐसा नहीं है कि किसी और डायरेक्शन में लगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग इसको लगा नहीं सकते हैं, हम लोग तब भी ये लगेगा, लेकिन बेसिकली ये v कौन सा फोर्स हम वेलोसिटी को हम लोग को कंसीडर करना होता है, ये वो वेलोसिटी है जो कि v के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जैसे सपोज दैट दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड और ये सपोज दैट v है हमारा velocity which is having certain angle with magnetic field। ये हमारा क्या कह रहे हैं कि ये जो चार्ज का जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है सपोज। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को कौन सा वेलोसिटी यहाँ पे हमारे लिए वर्केबल होगा, तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा v साइन थीटा और इधर आ जाएगा हमारा v कॉस थीटा। और सही मायने में देखा जाए तो ये हमारा वर्केबल है और ये हमको हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि आप देखो कि सपोज दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का है और इसी डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी दे दें, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में दो तो इसमें फोर्स ही नहीं लगेगा, ये सीधा इसी के साथ निकल जाएगा, क्योंकि ये इसको तब ना घुमाने की कोशिश करेगा जब ये इस पे कुछ एंगल की ओर एंगल बना रहा होगा। अब ये मैं इधर जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ एक और जा रहा है, तो ये दोनों एक फ्लो में बहते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। और बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक मूविंग चार्ज को क्या देता है, तो ये हम लोग मूविंग चार्ज को एक टर्निंग इफेक्ट देता है, ये एक टर्निंग इफेक्ट देता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो चार्जेस को एक लीनियर मोशन प्रोवाइड करता था, लेकिन ये इसको लीनियर मोशन नहीं देता, इसको एक मूविंग चार्जेस को टर्निंग इफेक्ट देता है, वो घुमाता है ना। ये हम लोग देखेंगे कि ये क्यों घुमाता है, कैसे घूमता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या हो रहा होता है कि ये कौन सा वेलोसिटी हमारा यहाँ पे वर्केबल वेलोसिटी होता है, तो ये हमारा वेलोसिटी होता है v साइन थीटा, ना कि v कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को मैं कह सकता हूँ कि एक्चुअली में f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा, है ना। साइन थीटा क्यों, क्योंकि अगर यदि हम लोग लेंगे v इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोगों को चाहिए परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर यदि वेलोसिटी तो किसी भी एंगल में जा सकता है ना, तो इससे हम लोग रिजॉल्व करें तो हमारा आया v साइन थीटा। तो इससे ज़्यादा बेटर होगा ये, क्योंकि यहाँ पे ऑल कंडीशंस कैन बी यूज्ड
हमारा थीटा 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, जैसे ये हम लोग परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो सीधा यही एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा। तो क्या है कि हम लोग एक्सक्यूज मी लेट मी तो यहाँ पे हमारा जो काम का वेलोसिटी होता है वह कौन सा होता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है ना। अब इसको और इसको, ये चूंकि परपेंडिकुलर ऑलरेडी ले चुके हैं लेकिन ये जनरल हो गया ना, तो ये इन तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो देयरफॉर कंबाइनिंग 1 2, ये तो स्पेशल केस हुआ कि हम परपेंडिकुलर ऑलरेडी ले लिए, ये जनरल केस हो गया तो इसको मान लेते हैं 3। तो कंबाइनिंग 1 2 3, तो वो क्या हम लोगों को मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा। वी साइन थीटा को हमने यहाँ पे लिख दिया, साइन थीटा को अलग से। तो F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे जब हम लोग का प्रोपोर्शनैलिटी इज ब्रोकन इनटू इक्वालिटी तो एक कांस्टेंट आया QVB साइन थीटा। अब यहाँ पे एक पेंच फंस गया, ये K क्या है होना चाहिए, तो क्या है कि K का वैल्यू हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ये B उस समय एक नई क्वांटिटी थी, एक नया क्वांटिटी था। अगर पुराना क्वांटिटी होता तो हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली इस K का वैल्यू निकालना होता। अभी जैसे यहाँ पे बोले कि 1 टेस्ला, अभी ये नया है, नया क्वांटिटी है, तो 1 टेस्ला हम इसको भी बोल सकते थे, इसको भी बोल सकते थे और इसको भी बोल सकते थे, है ना। ये कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक वैल्यू हो गया होगा, मे बी सम वैल्यू होगा। ये इसको भी मैं 1 टेस्ला बोल सकता हूँ, इसको भी मैं 1 टेस्ला बोल सकता हूँ और इसको भी मैं 1 टेस्ला बोल सकता हूँ। अभी ये नया है तो ये हमारे पास एक क्या था, एक बेनिफिट है ये चूज करने के लिए। हम चीज़ों को, साइंस में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि चीज़ें आसान करने की कोशिश करते हैं, ना कि टफ करने का कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या टारगेट है कि हम लोग इस K को यहाँ से हटा दें और उसका बेनिफिट हमको कैसे मिलेगा, इस B से मिलेगा, क्योंकि ये B नया है। मान लेते हैं सपोज दैट फोर्स जब पहली बार इजाद हुआ है ना, तो 2 न्यूटन को हम जो होता है, हम इस अमाउंट को भी 2 न्यूटन बोल सकते थे, इस अमाउंट को भी 2 न्यूटन बोल सकते थे, या इस अमाउंट को मैं 1 न्यूटन बोल सकता था, इस अमाउंट को मैं 1 न्यूटन बोल सकता, इस अमाउंट को भी मैं 1 न्यूटन बोल सकता था, है ना। तो यहाँ पे क्या था कि जब पहली बार किसी चीज़ को हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ें आसान रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि जब ये जब आया तो हम लोग, ये B हमारा नया एक क्वांटिटी था, तो B को 1 टेस्ला कितना होना चाहिए ये तो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा था कि मैं उसको कितना लूँ, उसके वैल्यू को, 1 टेस्ला के वैल्यू को मैं क्या लूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इस K को ही 1 कर दिया, है ना, कि भाई जो K को 1 करके जो वैल्यू आएगा वही मेरा 1 टेस्ला होगा। K को मैं 1 कर दूं और उसके बाद जो सारे को 1 करने के बाद और K को भी मैं 1 कर देता हूं, तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा 1 टेस्ला हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने क्या माना कि K को 1 ले लेते हैं। ये आपको आई होप समझ में आ गया हो, चूंकि ये नया क्वांटिटी, अगर यदि ये पुराना क्वांटिटी होता तो हमको एक्सपेरिमेंटली इस K का वैल्यू निकालना पड़ता, लेकिन ये नया क्वांटिटी, हम 1 टेस्ला किसी को भी रख सकते हैं। 1 टेस्ला इतना भी हो सकता है शुरू में, या इतना भी हो सकता है। अभी आप कैसे जान रहे होंगे कि यही 1 kg है ना, जो 1 kg हमारे को मिलता है वही 1 kg है। आपको बताया जा रहा है कि वो 1 kg है, इसलिए आप जान रहे हैं वो 1 kg है ना। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए 2 kg को हम लोग अगर 1 kg मान रहे होते, तो आज के डेट में अगर यदि 4 kg आपने तौला है तो उसको हम लोग 2 ही kg बोलते हैं, है ना। जैसे ये हम लोगों ने मान लिया कि ये अमाउंट को 1 kg है, क्यों है ये 1 kg, ये तो कुछ भी हो सकता था, उसको हम ½ kg रखते हैं, है ना। लेकिन उसको हम लोगों ने जब 1 kg ले लिया तो उसके हिसाब से हम लोग अब हर चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग इस
इक्वेशन को इजी रखने के लिए, अपने कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए के को 1 ले लिया और उसके बाद जो वैल्यू आने वाला है उसी को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया 1 टेस्ला। तो क्या है कि तो ये हमारा इक्वेशन जो आया फोर्स का, ये आया QVB साइन थीटा। ये आया एक जो फोर्स जो हमारे चार्ज पे लग रहा होता है उसका वैल्यू आया F = QVB साइन थीटा। अब इसको थोड़ा और आसान करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको और शॉर्ट रखने के लिए हमने लिख दिया V क्रॉस B, क्योंकि इन वेक्टर्स हम लोग लिखते हैं AB साइन थीटा इज A क्रॉस B, तो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आ गया हमारा F = QV क्रॉस B। अब बात आया भाई ये हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा, बस आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। तो भाई सबके पास लेफ्ट हैंड होगा, ये कोशिश कीजिएगा वीडियो के साथ साथ सबके पास लेफ्ट हैंड होगा। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो अपने लेफ्ट हैंड के साथ ही देख रहे होंगे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे कौन कौन से फिंगर का यूज पड़ता है, तो ये यूज पड़ता है एक थंब, ये होता है इंडेक्स फिंगर और ये होता है मिडिल फिंगर। तो ये 3 फिंगर का आपको जरूरत पड़ेगा और इस तीनों फिंगर को हम लोग आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके रखते हैं। आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके रख लिया। अब क्या है कि यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बतलाता हूं। ये हो गया फादर, ये हो गया मदर और ये हो गया चाइल्ड। अब ये क्या है भाई, फादर मदर एंड चाइल्ड की कहानी। तो फादर मदर एंड चाइल्ड, थंब की कहानी है फादर, फादर इज F, F मीन्स फोर्स। इंडेक्स फिंगर, ये वाली इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर की कहानी है मदर, मदर मीन्स M फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और रहा भाई ये मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर की कहानी है चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स C फॉर चाइल्ड और C फॉर चार्ज या C फॉर करंट। तो ये हो गया इसके तरीके। ये आप लोग देखोगे कभी कभी बुक में एक शॉर्टकट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये क्रॉस का हेल्प लेते हैं और डॉट का भी लेते हैं। ये सर्कल बाद में हटा देते हैं क्योंकि वो स्पेस लेता है। ये डॉट और क्रॉस का क्या मतलब है भाई, ये क्रॉस मीन्स हो गया जैसे कि राम जी का तीर आप मान लें, राम जी का ये तीर हो गया, अगर ये आपकी ओर आएगा तो आपको इसका शार्प एंड दिखेगा। मीन्स जब ये आपकी ओर आ रहा है मीन्स ये बाहर की ओर आ रहा है तो आपको शार्प एंड दिखा, शार्प एंड मीन्स डॉट। तो जब भी डॉट आए मीन्स आउटवर्ड फील्ड, मीन्स फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड, है ना। और जब अंदर की ओर जाए आपको क्या दिख रहा है, क्रॉस। क्रॉस ऐसे तो नहीं आता है, वो डॉट ही आगे की ओर जाता है ना, तो ये जैसे इधर की ओर जा रहा है तो ये क्या दिख रहा है आपको, जब ये अंदर की ओर जा रहा है डॉट तो आपको दिखा क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड फील्ड, है ना। तो आप समझिए। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का क्या कंसेप्ट है कि जब भी हम लोग अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं तो थंब ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मिडिल इंडेक्स फिंगर ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसको याद रखने के लिए फादर मदर चाइल्ड, है ना, ये एक ट्रिक है, आपको याद रखना है तो याद रखें, नहीं तो काफी सारे ट्रिक्स हैं, आप उसको याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा क्या बोल सकते हैं, दिस वॉज ऑल अबाउट द
introduction to Fleming's left hand rule. In the next video we will discuss about the force, means how the magnetic field gives the turning effect. Thank you.